एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है जनतंत्र को प्रभावी बनाने का अवसर है गणतंत्र दिवस। यहाँ एक बात तो ध्यान देने की है कि देश को आज़ादी 1857 से 1947 में जाकर मिली। तकरीबन 100 साल देश को आज़ाद होने में लगे। एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि ये आज़ादी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि आज़ादी मिल गई, बल्कि 3000 से ज़्यादा राज्य रजवाड़ों को जोड़कर हमारा बना गणतंत्र, जिसे हम अपना देश कहते हैं। इसमें 3000 से ज़्यादा राज्य रजवाड़े थे और उन सबको जोड़ा गया, तब जाकर के ये देश बना। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। तय ये किया जा रहा था कि कब इसको लागू किया जाए। इसको लागू करने के लिए, नाफिज करने के लिए दो ऐसे इंसिडेंट तारीख में हैं, दो ऐसे वाक़े हैं, घटनाएं हैं, जिनको सोचा गया कि उस दिन इस संविधान को लागू किया जाए। एक अवसर था 26 जनवरी 1930 का, जब पहली मर्तबा देश में तिरंगा झंडा लहराया गया, और दूसरा अवसर था 26 जनवरी को, जब मुकम्मल आज़ादी की मांग की गई, डिमांड की गई। तो सोचा ये गया, बुजुर्गों ने ये सोचा कि क्यों ना 26 जनवरी के दिन ही हम अपने संविधान को लागू करें। ये संविधान ही है जिसने 3000 से ज़्यादा राज्य रजवाड़ों को जोड़कर इस देश को बनाया और उनको संगठित किया। कई राज्य ऐसे भी हैं जो बहुत बाद में हमारे देश का हिस्सा बने। सवाल यह है कि संविधान में ऐसा क्या है जिसके कारण इतने सारे राज्य रजवाड़ों ने अपने राज्य रजवाड़ों को छोड़कर देश का हिस्सा बनना स्वीकार किया। हमारे साथ इस खास परिचर्चा में भाग ले रहे हैं सुरेश सेठ साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नया सवेरा जालंधर के एडिटर हैं और 30 से ज़्यादा पुस्तकें उनकी पब्लिश हो चुकी हैं। हमारे साथ विभूति नारायण राय जी हैं, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर रहे हैं। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप एक नौकरशाह हैं, आपका एक लंबे समय का अनुभव है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप कुमार माथुर साहब हैं, जो IIMC में प्रोफेसर रहे, PTI में जर्नलिस्ट रहे। आपका एक तवील अरसे तक काम करने का तजुर्बा है। सबसे पहला सवाल सुरेश सेठ जी आपसे कि संविधान में ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण हमारे छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों ने इस देश का हिस्सा बनना स्वीकार किया, और आज उसको कैसे। हाँ जी, बोलूं ना। हजूर, एक बात आपने, उससे पहले मैं एक बात और करूंगा। 26 जनवरी 1930 को जब पहली बार लाहौर में रावी के तट पर झंडा लहराया गया पंडित नेहरू ने, तो उस सारी भीड़ में मेरे स्वर्गीय पिताजी भी शामिल थे, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उनको फ्रीडम फाइटर का ताम्रपत्र दिया, जो उन्होंने उस वक्त एक ये कह के हमने जो किया था वो इसलिए नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया बाद में। और मैं जर्नलिस्टों की फैमिली से हूँ, वो प्रताप निकालते थे और मैं उसके साथ जो भी है उसको छोड़िए। अब आपका पहला सवाल, और वो ये है कि रजवाड़े क्यों जुड़े। अब देखिए, इसके जवाब तो बहुत से हैं। इतिहास में लोग कहेंगे सरदार पटेल की शक्ति और पंडित नेहरू के प्रजातांत्रिक पूरे के पूरे मूल्यांकन के बाद रजवाड़ों ने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को स्वीकार करते हुए इसको स्वीकार किया। परंतु मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति की अपनी आवाज होती है। जब देश आजाद हो गया था और देश की लड़ाई जो सन 1857 से शुरू होकर 1947 में खत्म हुई, जिसको कहीं रंगून से सुभाष बोस ने चलाया और कहीं पंजाब से भगत सिंह जैसे लोग भी बलिदान हुए, और शुरू किया हमने रानी झांसी से। ऐसे माहौल में कैसे रजवाड़े इनकार करते। कुछ ने करने की कोशिश की, आपको पता है, हैदराबाद में हुई, जूनागढ़ में हुई और कुछ और जगह हुई, लेकिन देश की ताकत होती है,
देश के शासन की ताकत होती है और परिस्थितियों की ताकत होती है। एक एक करके इन सभी रजवाड़ों ने सरेंडर किया और वैसे इतिहास तो इसके लिए सरदार पटेल को सलाम करता ही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अंबेडकर जी की चेयरमैनशिप में और उन वो जो कमेटी बनी थी उसने संविधान हमारे सामने रखा। मैं ना संविधान की बात करूंगा ना, वो सबको पता है, मोटी मोटी बातें आपने कह दी, कुछ मैं दोहरा देता हूँ। लेकिन हमें जो बात करनी होगी वो ये होगी कि आज जब हम 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं गणतंत्र दिवस की अमृत महोत्सव के साए में, तो ये कितना हमको लगता है ये संविधान हमें गर्वित करता है, हमारे अंदर एक एहसास जगाता है कि हम एक मुखर अभिव्यक्ति वाले समाज में जीते हैं और कितनी निराशा हमारे सामने है। मैं पंजाब में हूँ, आपको पता ही है, मैं जालंधर में हूँ, आपको पता ही है। इस वक्त जो चुनावों का शिखर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वहीं हम पंजाब में देख रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि कुछ बातें गर्वित होने की हैं। ये लोकतंत्र और गणतंत्र को सलाम है कि कोरोना के इस महाप्रकोप के बावजूद चुनाव टाले नहीं गए, लेकिन इसके बाद नेताओं की जो नेतागिरी है उसके मुकाबले में आज 26 जनवरी को एक ही संकल्प लेना होगा हम लोगों को, समझदार बुद्धिजीवी नागरिकों को, कि हमने अपनी समझ से इस गणतंत्र, इस लोकतंत्र को सलाम करना है। हमें मुखर अभिव्यक्ति दी गई, हमें जीने का अधिकार दिया गया, हमें अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजी का कपड़े का, लेकिन रोजी का, रोजगार का भी चाहिए अधिकार, सिर्फ भूख मिटाने का, सिर्फ कपड़े पहनने का नहीं है। और बहुत सी बातें हैं। बड़े बड़े ये मेरे मित्र हैं, विभूति नारायण राय जी मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे से उम्र में रविंद्र कालिया भी बड़ा था, तो हम लोगों का एक रिश्ता रहा। और किसी वक्त इनके भाई जी भी जालंधर में थे, मुझे मिले थे, और प्रदीप माथुर जी को मैं सलाम करता हूँ। तो अब पहली बात, आज मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस पर जो पहली रिपोर्ट हमें पंजाब से मिली वो ये है कि इलेक्शंस हो गई हैं तो युवकों ने वोटर बनने में अभिरुचि कम दिखाई। क्यों दिखाई है? एक सवाल तो ये कि क्यों दिखाई है। दूसरी बात ये कि आज जिस तरीके से स्वाधीनता सेनानियों ने आजादी लड़ी, जिस तरीके से अंबेडकर जी के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, नागरिक बने, और हमने सोचा था कि रोजगार हमारा अधिकार होगा, शिक्षा हमारी अधिकार होगी, क्यों हमारे नौजवानों की कतारों की कतारें अपनी नागरिकता को त्याग कर विदेशों की ओर जा रही हैं। ये दूसरी बात है, और तीसरी बात, मुखर अभिव्यक्ति के नाम पर या गोदी मीडिया या गाली गलौच, ये मुखर अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए चेतावनी उनको। और इसके अलावा राष्ट्र सेवा, समाज सेवा में ये जो हमने समतावादी समाज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि हम एक समतावादी प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो है वो ये हमारा मूल था, और इसके साथ था क्या था दूसरा, योजनाबद्ध आर्थिक विकास। अब योजनाबद्ध आर्थिक विकास तो मौन बैठा है, नीति आयोग की नीतियां सामने आ रही हैं, और जो समतावादी आर्थिक समाज हमने बनाना था वो कितना समतावादी है, ये कोरोना के 2 साल के आंकड़े देख लीजिए। संविधान को हमारा नमस्कार, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी को हमारा नमस्कार, और रविंद्रनाथ टैगोर, मैं बाद में कह रहा हूँ, जन गण मन, मैं वो दूसरी तरह की बहस में नहीं जा रहा। ये है जन, ये है गण, और ये है हमारा मन, और ये पूरी तरीके से अभिवादन करता है लोकतंत्र को। हमें लोकतंत्र दिया, हमें संविधान दिया, हमें मुखर अभिव्यक्ति दी, हमें नागरिकता दी, और आज हम अपने नुमाइंदे भी चुनने जा रहे हैं। 7 राज्यों में हमने इस साल चुनने हैं, 5 में अभी चुनने जा रहे हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परीक्षा हो रही है, और उसके हम पूरी तरह से आपके पास आता हूँ। हाँ जी, विभूति नारायण जी से एक सवाल ले लेते हैं। हाँ लीजिए। राय साहब, संविधान ने देश के तमाम ही बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत, खुशहाली और पुरअमन जिंदगी जीने की जमानत दी थी। तो आप कितने सहमत हैं? क्या इस संकल्प में हमारा संविधान और हमारा देश आज कितना खरा उतर रहा है? देखिए,
आपने बहुत रेलेवेंट बात की। हमारे संविधान की सारी प्रासंगिकता यही है, जो 3 चीजें आपने कही। आप 1947 को याद करिए, जब इस देश का विभाजन हो रहा था, जब ये देश आज़ाद हो रहा था, तो आज़ादी इस परसेप्शन पे मिल रही थी, इस प्रेमाइस पे मिल रही थी कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग नेशन है, वो साथ नहीं रह सकते। और एक हमारे बगल में एक इस्लामिक स्टेट बन भी गया, लेकिन हमारे जो रोशन ख्याल फाउंडर्स थे और फाउंडिंग लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये कबूल नहीं है, हम हिंदुओं और मुसलमानों को 2 अलग नेशन नहीं मानते और हम साथ रह सकते। और इसी रोशनी में ये संविधान बना। ये एक कई बार आश्चर्य लगता है कि ये संविधान कैसे उस जमाने में एक सेकुलर डेमोक्रेसी की कल्पना कर पाया, जब खूनो गारत हो रही थी, जब ये तबादला आबादी हो रही थी, वो बहुत रक्त रंजित थी, खून खराबे से भरी हुई थी। उसमें एक अडिग रह करके ये कहना कि नहीं, हम सेकुलर डेमोक्रेसी चाहते हैं, अपने आप में एक बड़ी बात थी। और इस संविधान का महत्व, जो आपने 2 वाक्य कहे थे, उसमें यही सबसे ज्यादा है। और सिर्फ मैं मौलाना आज़ाद को कोट करना चाहता हूँ। मौलाना आज़ाद से किसी ने पूछा आज़ादी के फौरन बाद कि मौलाना, अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का भविष्य क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या है, इनकी गारंटी क्या है इनके सुरक्षा की। तो मौलाना आज़ाद ने कहा, बड़ा फेमस वाक्य है, आपने सुना ही होगा, कि जब तक ये संविधान बचा हुआ है, तब तक मुसलमानों का मुस्तकबिल भी सुरक्षित है। ये संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, अक़लियतों की हिफाजत और इस मुल्क के आगे बढ़ने की गारंटी, इसके एक प्रोग्रेसिव समाज बनने की गारंटी, ये सारी चीजें इस संविधान से जुड़ी हुई है। ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ सालों से ये जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो हमारे विश्वास को थोड़ा डिगा रही है। खास तौर से जो पार्टी इस समय सत्ता में है, उसके लिए संविधान को लेकर के उसके मन में कोई दर्द नहीं। और अभी आपने देखा होगा, हाल में एक बड़ी खराब किस्म की एक्सरसाइज हुई, 2 धर्म संसदें हुई, और पहली बार ओपनली, मतलब सार्वजनिक रूप से गांधी की हत्या को जायज ठहराया जाए और गांधी की जगह नाथूराम गोडसे को अपना नायक बनाने की बात की जाए, या ये कहा जाए कि सत्यमेव जयते तो गलत है, सही तो शस्त्रमेव जयते है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए, और हमें सर गड़ा करके सोचना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति में कैसे आ गए। जाहिर है कि इसके लिए जो सत्ता पार्टी है, वो इसके लिए जिम्मेदार है, और पूरी दुनिया में इसको लेकर के हमारी छीछा लेदर हुई, पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब हुई, और हमारे अपने मन में ये शक पैदा होने लगा कि ये जो मौलाना आज़ाद ने कहा था, क्या ये संविधान बचा रहेगा या नहीं रहेगा। ये तो अच्छी बात है कि शुरू के जो 14 साल या 17 साल जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप मिली, उसमें हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना दिए, उसमें जुडिशरी बनी, उसमें फ्री प्रेस बने, उसमें लिबरल जी यूनिवर्सिटियां बनी, उसमें बहुत सारे कमीशंस बने, बहुत सारे फोरम ऐसे बने जो इंटेलेक्चुअल, जहाँ डिस्कोर्स हो सकते थे फ्रीली। तो इन सारी चीजों ने काफी हद तक रोक लगा रखी है इस संविधान में बहुत बुनियादी कोई परिवर्तन करने के लिए। लेकिन जाहिर है कि अगर ये जनता के बीच में सजगता नहीं होगी और जनता खुद इस संविधान की रक्षा के लिए नहीं खड़ी होगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि संविधान का ये स्वरूप कब तक बना रहे। तो जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इस अर्थ में कि हमारा संविधान उन्हीं चीज़ों की गारंटी देता है, और इस संविधान को किसी भी तरह से कमज़ोर करना एक तरह से उस खतरे की तरफ बढ़ना है, जहाँ वो सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो खतरे में पड़ जाएंगी। जी, बहुत अहम आपने बात कही राय साहब की। संविधान ऐसे समय लागू किया गया जब खूनो गारतगरी हो रही थी। मैं प्रदीप माथुर साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारा देश एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, तरह तरह के मज़ाहिब और दूसरे पंथ और संस्कृतियां मौजूद हैं। ऐसे में जो संविधान बनाया गया, वो सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने की जमानत देता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे में इससे बेहतर क्या और कोई तरीका हो सकता था देश को एकजुट रखने का? नहीं, आपका ये प्रश्न जो है, मैं
बड़ा मुश्किल है इसको करना, क्योंकि एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि भारत जो है देश ना होकर के एक उपमहाद्वीप है, आपको समझना चाहिए। सच ये है कि भारत के इतने लंबे इतिहास में हम लोग जो है बहुत कम समय ऐसा रहा जबकि सारा सारा देश जो है एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंडर में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको ये समझ में जी आएगा कि अशोक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और अंग्रेजों को छोड़ करके कभी भी ये कंट्री जो है पॉलिटिकली जो है सेंट्रली रूल नहीं रहा। इसको समझिए इस बात को। जी मैं फिर इसको आपको बताना चाह, सम्राट जी अशोक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और अंग्रेज, इन चार को छोड़ करके दिस कंट्री वाज नेवर पॉलिटिकली सेंट्रलाइज्ड रूल्ड। जी बड़ा देश है, तमाम तरह के यहाँ पर लोग थे, तब एक सांस्कृतिक यूनिटी तो थी हमारे यहाँ, लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो अलग अलग थी सारे देश में। मतलब अगर ये बात आज समझ लेते हमारे जो हुक्मरान है तो आर्टिकल 371 को एब्रोगेट ना करते, मतलब, लेकिन वो समझते ही नहीं है कि मतलब यूनिटी और डाइवर्सिटी क्या होता है। तो पूरा पूरा जो मामला है वो ये है कि हम लोग की डिफरेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, लेकिन कल्चरल यूनिटी थी, हम लोग साथ रहते थे, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। तो संविधान ने जो है क्या किया कि क्योंकि मॉडर्न जमाना आ गया और वो सब वो नहीं, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज सेपरेट नहीं रह सकती थी, तो उसने जो है अपना करेक्टर बनाया फेडरल एंड यूनिटरी। मतलब यूनिटरी इसलिए बनाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने के बाद इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट इतना सब हुआ, उस स्टेज पे अगर हम पूरी तरह फेडरल कैरेक्टर बना देते अपना तो शायद मतलब एक और डिवीजन का खतरा होता। तो हमारे संविधान के जो मेकर्स थे इतने समझदार और इतने इंटेलिजेंट और क्या कहा जाए इतने गंभीर लोग थे कि उनकी समझ में आया। मतलब लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फेडरलिज्म बहुत बहुत कमजोर था, क्या था। अब जो सरकारें आ रही हैं इनका ये है कि फेडरलिज्म को कमजोर किया जाए, और फेडरलिज्म को कमजोर जब आप करने लगते हैं तो नेचुरली आपके एक फासिस्ट टेंडेंसी भी आती है, एक अथॉरिटेरिज्म भी आता है, वो सब आता है। जब ये आता है तब आपको ये संविधान जो है वहां दिक्कतें होने लगती हैं, तो आपको संविधान के साथ उसका साथ टेम्पर करने लगते हैं सब है। अगर आपके ये ना करें, अगर आप उसे ना करें और ये मान के चले कि कंट्री का जो स्ट्रक्चर एसेंशियली फेडरल है और इसमें तमाम लोगों को अपना एक ऑटोनोमस लाइफ स्टाइल जीने का वो है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे टेरिटोरियल हो, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मतलब ये सब है। तो समस्या तो इसीलिए आ रही है ना कि आप एक एक डाइवर्सिफाइड फेडरल कंट्री को आप बिल्कुल एक सेंट्रली रूल कर रहे हैं, मतलब सारा देश आप पीएमओ से चलाना चाहते हैं, तो हमारी बातें प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, मतलब सारा देश वैसे चल ही नहीं सकता। मतलब तो ये एक बात तो अभी समझ ले। मतलब तो ये है। तो हमारा जी संविधान जो है, जो जहां आपका बेसिक पॉइंट है, वो इसका जो फेडरलिज्म का सबसे बड़ा संरक्षक है। तो इसीलिए जब तक हम, जैसे जी राय साहब ने बिल्कुल सही कहा, मौलाना आजाद को कोट करते हुए, जब तक हम हमारा फेडरलिज्म जो है में विश्वास रहेगा पूरी तरह से, तब तक हमारे यहाँ किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना माइनॉरिटी को दिक्कत है, ना किसी अपोजिशन वाले को दिक्कत है, सब है। मैं आपको बता दूं, राय साहब जब वाइस चांसलर थे तो यहाँ एक बहुत बढ़िया बात वो कहते थे वर्धा में। वो कहते थे कि विश्वविद्यालय जो है असहमतियों का अड्डा है। मतलब मैं जाता रहता था तब राय साहब जब वहां पर थे वाइस चांसलर वहां पर, तो इन्होंने वहां पर साहब से कहा कि विश्वविद्यालय जो असहमतियों का अड्डा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप जो है वाइस चांसलर की या प्रोफेसर की या डीन की बेइज्जती करें, मतलब ऐसे मत रख सकते हैं। मतलब लेकिन ना आप उनको उनकी बेइज्जती कर सकते हैं, ना आप उनको अंडरमाइन कर सकते हैं, ना आप उनको थ्रेटन कर सकते हैं, सब है। तो जब तक हमारे अंदर ये वाली कैपेसिटी नहीं आएगी, और ये कैपेसिटी कहाँ से आएगी, जब जब हमारा फेडरलिज्म में विश्वास होगा। और फेडरलिज्म में कब जब विश्वास के लिए जरूरी है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को माने, मतलब इसलिए बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की बात कही जाती है, ये सब बात है। जी मतलब दूसरी बात ये जी है जो कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, जैसा सेठ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये राजे रजवाड़े जो हैं ये तो इतने ज्यादा इनके अंदर इतने खोखले हो चुके थे कि मतलब ये इनको तो भारत में मिलना ही था, उसको उन्होंने मिलकर भारत में कोई एहसान थोड़ी किया। अब सरदार पटेल ने उसको कराया, बहुत अच्छी बात है, सब है, ये कोई और होता और कराता, मतलब सब है, ठीक है। तो वो तो उनको तो अंदर से खोखले हो गए थे। मतलब वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अरे अब भूलने लगा हूं। एक कौन थे, जमनी दास जो है ना, उन्होंने किताब लिखी थी, तो उन्होंने इनके राजे रजवाड़ों के अंदर की तमाम वो लिखी थी, जो इनकी हरकतें होती थी, जी इतना जी घबराते थे उससे कि मतलब ये उनके नाम से कांपते थे। मुझे मेरे ख्याल से शायद कोई याद, जमनी दास था या चमन, ऐसे कोई नाम था, उनकी किताब थी, बहुत जबरदस्त, ये सब है। तो सवाल ये है कि जो क्या कहना चाहिए, उन्होंने कोई भारत को एहसान थोड़ी किया कर उन्होंने करके, मतलब ये सब है। एक बड़ी अच्छी किताब एक जी ने लिखी है, मैं नाम उसका फिर भूलने लगा हूँ अब असल में,
वो एक तो 2 साल कोरोना के चक्कर में दिमागी बिल्कुल वो चला हो गया ना, समझिए उधर। उसने लिखा है कि एक बड़ा ये वॉलिस, किसने लिखा है मुझे आपको नाम है, उसने लिखा है कि एक बड़ा मजा ये हुआ भारत में कि अंग्रेज लोग जो थे राजे रजवाड़ों को अपना वो प्रॉप समझते थे, मदद समझते थे, और राजे रजवाड़े इनको अंग्रेजों को अपना प्रॉप समझते थे। तो इस चक्कर में दोनों भरभरा के गिरे, और इसीलिए भारत आजाद हुआ और नया एक संविधान आया। सब लंबी जी डिस्कशन जी की माथुर बात साहब है। एक बात जोड़ दूं, माथुर दीवान साहब जमनीदास मैं हमारे कपूर जरा में। हाँ, मैं तो एक बात मैं जोड़ ये के फिलिप की बात करूंगा, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं ये। मैं सुनील से आता हूँ दीवान आपके पास। जमनीदास हमारे। तो मैं तो हाँ आपको जी। आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस स्टेज पे कि जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आपको संविधान को तो मानना ही पड़ेगा, उसको ऑप्शन थोड़ी है आपको। और अगर आप उसको जी कमजोर कर रहे हैं या उसको आप किसी तरह से नहीं मान रहे हैं या उसके प्रोविजंस को आप वायलेट कर रहे हैं, तो यू आर ए क्रिमिनल, आप गलती है। मतलब किसके, पूरे देश की इतिहास को उसकी थाती के मतलब। तो इसलिए मतलब ये है कि जो आपका जो आज का मुद्दा है वो ये है कि हमारे गणतंत्र दिवस पे संविधान को उसके प्रोविजंस में उसमें इनहेरेंट जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है उसमें अपनी आस्था को हमको रिस्टेब्लिश करना चाहिए। जी सही बोला है। सेठ साहब मैं हाँ जी। आपसे आपके पास आता हूँ और एक सवाल मेरा ये है कि जो हाँ जी। हमारा संविधान है उसकी बुनियाद हम्म। 2 चीजों पर है, एक है हम्म। न्याय और दूसरे है हम्म। बराबरी। तो हाँ, आज की दिन न्याय और क्या ये दोनों चीजों पर कुछ काम हो रहा है या हम उसको वायलेट कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का भी छात्र हूँ, और आपको पता है मैंने एकेडमिक लाइफ में भी 42 साल गुजारे हैं, और प्रिंसिपल भी रहा, और यूनिवर्सिटियों में भी मैंने काम किया है। तो इकोनॉमिक्स है, तो पहली बात तो यह है कि समता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना असम और इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 10% जो है वो 90% पे कब्जा करके बैठा है, और 90% जो है वो 10% पे गुजारा कर रहा है। ये सारी दुनिया की बात है, ये हिंदुस्तान की बात भी है। और दूसरी बात आपने जहां कही, न्याय तो आजकल न्यायिक टिप्पणियों में ही नजर आता है। न्यायिक टिप्पणियों में न्याय नजर आता है, अदरवाइज हम तो न्याय की खोज ही करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है माथुर साहब ने की, फेडरल सिस्टम से का ढांचा जो बनाया गया था वो ठीक बनाया गया था। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी हम क्या फेडरल सिस्टम में जी रहे हैं, या अपनी अपनी दाल भात लेकर अपने आप को एक खास तरह के अथॉरिटेरियन तरीके से अपने आप को सामने कर रहे हैं? आप चुनावों में देख लीजिए क्या हो रहा है, आप इमेज बिल्डिंग में देख लीजिए क्या हो रहा है, आप नेता बिल्डिंग में देख लीजिए क्या हो रहा है, आप हीरो वर्शिपिंग में देख लीजिए क्या हो रहा है। इतिहास को नकारा जा रहा है, ज्योतियां बुझाई जा रही हैं, ज्योतियां जलाई जा रही हैं। ये क्या चक्कर है? क्या 2 ज्योतियां साथ नहीं जल सकती? क्या सांस्कृतिक इतिहास और पुरातन इतिहास और नया इतिहास जो है उनको हम अंगीकार और स्वीकार नहीं कर सकते? अरे देखो तो सही, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, आप फेडरल सिस्टम को जिंदा रखने की बात करते हो, युवा पीढ़ी सारी की सारी टूट गई है उससे, क्योंकि युवा पीढ़ी जो देख रही है वो अन्याय देख रही है। युवा पीढ़ी जो देख रही है वो अपनी शिक्षा की दिशाहीनता देख रही है। युवा पीढ़ी जो देख रही है वो उसको कहीं किसी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे पंजाब में देख लो, मैं प्रिंसिपल जब रिटायर हुआ था आज से 20-21 साल पहले, उसके बाद कोई पक्का प्रिंसिपल ही नहीं लगा। मुझे बताइए, मैं सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर हुआ था, यूनिवर्सिटी में भी रहा। आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मैं तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद अमेरिटस फेलो था, मैंने अपना थीसिस लिखा, और उसमें भी क्या था, वो सारे का सारा अन्याय अन्याय अन्याय। और इस अन्याय के प्रतिकार के लिए जब भी कोई भी उठेगा और समर्पित व्यक्तित्व उठेगा, और ये मुसलमान हिंदू की बात आप करते हो, अरे हमको तो नेहरू ने सिखाया, नेहरू से दीक्षित हुए हम लोग नेहरू से दीक्षित होके आगे चले कि मुसलमान हिंदू कुछ नहीं, इंसान और इंसान होता है, और इंसान और इंसान के साथ। और आप तो ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को एस्टेब्लिश कीजिए माथुर साहब, आप राय साहब ये कहिए कि अकल की बात करो, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपने जो वाइस चांसलर के तौर पे रहे, हम प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटियों के, तो अब एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट बात है, और इसीलिए मैंने फिर पिछले 20 साल से जर्नलिज्म में कलम उठाई कि फियरलेसली बात करनी है, और जहां जहां जो त्रुटि हो। अरे युवा पीढ़ी कहाँ है, उसको पूछो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तो यही पता नहीं कि क्या हमारी मूल धर्म है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास आपने पिछले 10 साल से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया आपने? इसलिए कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैदा नहीं कर सके हिंदुस्तान में, और आपने नौजवानों को मजबूर कर दिया कि वो यहां से पलायन करें।
कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश कीजिए माथुर साहब, फेडरल सिस्टम को एस्टेब्लिश कीजिए उसकी ट्रू स्पिरिट में, ये नहीं कि व्यक्ति पूजा में आप फेडरल सिस्टम नहीं होता। मैं फिर जी बोलने की इजाजत बाद में चाहूंगा। गजाली साहब आप जी बात कीजिए जी हमारे पुराने जी दोस्त। सेठ साहब, मैं अब आता हूँ आपके पास। हम चलते हैं राय साहब के पास। और एक बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया सेठ साहब, और वो ये कि अन्याय और नाबराबरी मौजूद है। मेरा ये मानना है, मैं इस बारे में राय साहब की राय जानने की कोशिश करूंगा कि जो पूरी की पूरी लड़ाई है, जो महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, इसी तरह स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और इस तरह की जो चीजें जो हमारी बहुत ही बेसिक नीड्स थी, क्या उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए फसाद और मजहब की बुनियाद पर सियासत, इसको फरोग दिया गया है? राय साहब। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है। पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि बाजार अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है और राज्य को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। भारत में भी सन 90 के आसपास ये शुरुआत हुई, जब लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो हमने भी करीब करीब यही मान लिया है। अभी इसका कल्मिनेशन यहाँ तक पहुँच गया है कि ये कहा जाने लगा कि राज्य जो है उसको स्वास्थ्य में और शिक्षा जैसे ये दो बड़े जरूरी क्षेत्र थे, इनमें उसको दखल देने की जरूरत नहीं है, ये राज्य का काम नहीं है। तो ये तो एक जो बात अभी सुरेश जी कह रहे थे, वो तो बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इनइक्वलिटी बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है। और बेरोजगारी तो जाहिर है कि गैर बराबरी का ही एक स्वरूप है। आप ये देखिए कि जब हम लोग नौकरियों में आए थे, जब ये पे कमीशन आया करते थे, तो मुझे याद है जब 5th या 4th पे कमीशन आया था, मैं सर्विस में था, मैं ये देखता था कि उसके बाद जब पे कमीशन आते थे, तो हर पे कमीशन ये दावा करता था कि उसने एक और अंतिम के बीच में, सबसे निचले स्तर वाले और सबसे ऊपरी स्तर वाले के बीच में जो फर्क था वो कितना कम किया। यानी अगर एक और 20 का फर्क रहा होगा, तो अगला पे कमीशन कहता था हमने 1 और 18 का कर दिया, दूसरा फिर तीसरा कहता था हमने 1 16 का कर दिया। लेकिन ये 7th, खासतौर 6th पे कमीशन और उसके बाद 7th पे कमीशन में तो खैर हद ही हो गई। अब हमने ये सब बात करना छोड़ दिया। इसीलिए अभी जो ऑक्सफैम के आंकड़े आए हैं, जो हमारे अपने अपने जो संस्थाएं हैं जिसमें स्टेट बैंक भी है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन सब के जो आंकड़े आ रहे हैं बड़े भयानक आंकड़े आ रहे हैं। ऐसा सब बताया जा रहा है कि 10% से भी कम लोगों के पास जो संपत्ति है वो बाकी 90% से ज्यादा है। हमने जो निचले स्तरों पर, जिन्हें हम क्लास 4th क्लास 3 कहा करते थे, वो सारी नौकरियां बंद कर दी, वो सारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म कर दी। तो अब ये जो गैर बराबरी का, अच्छा, जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग थी, वो सब धीरे धीरे प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। जब प्राइवेटाइज करेंगे तो जो अफर्मेटिव एक्शन होता है, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन की वजह से भी कुछ दलित और पिछड़े और कुछ वंचित समाज हैं, वो कुछ हिस्सा पा जाते हैं, तो वो सब भी खत्म होने जा रहा है। तो ये एक भयानक स्थिति है। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान अगर इसको एड्रेस नहीं करेगा, तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं संविधान को इनइक्वलिटी को भी एड्रेस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि भाई जो गैर बराबरी है उसमें एक अनुपात समझ में आता है। लेकिन अभी क्या हुआ, इस सरकार ने क्या किया, देखिए, कारपोरेट टैक्स खत्म कर दिया। कारपोरेट टैक्स खत्म करके कई लाख करोड़ रुपए का सरकार ने घाटा उठाया, और ये सारा पैसा उन बड़े कारपोरेट हाउसेस के पास गया, और उसको पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर अनाप शनाप टैक्स लगाते रहे। जिस भाव में पेट्रोल या डीजल मिलना चाहिए आम उपभोक्ता को, खासतौर डीजल डीजल तो हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना, आपकी सारी आपूर्ति डीजल से चलने वाली गाड़ियां करती हैं। आपने उसमें तो अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है, और जिस भाव में, जिस कीमत पर बाजार मिलना चाहिए, उससे दुगने तिगुने कीमत पर आप जनता को दे रहे हैं। और जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनका कारपोरेट टैक्स माफ कर दे रहे हैं। तो ये कारपोरेट टैक्स की भरपाई डीजल से नहीं की जा सकती। अगर आप डीजल की कीमत बढ़ा के उसकी भरपाई करेंगे, तो फिर यही नतीजा होगा जो इस समय हो रहा है, जिसमें इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और दिक्कत यह है कि 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। आप देखिए कितनी शर्म की बात है
कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई सबसे आखिरी पावदान पे खड़ा हुआ मुद्दा है। ये ज्यादा कंसर्न का विषय है कि कौन सी जाति किसको वोट दे रही है, किस तरह जी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, किस तरह बैकवर्ड, दलित, अगड़े पिछड़े, ये सब कहाँ गोलबंद होकर वोट देंगे। ये कोई नहीं कह रहा कि पिछड़ों की और दलितों की या अगड़ों में जो गरीब है, सबकी एक कॉमन समस्या है महंगाई, सबकी एक कॉमन समस्या है बेरोजगारी। तो लेकिन उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहस नहीं कर रही और कभी भी डिस्कोर्स के सेंटर में नहीं आ रहा। तो आज गणतंत्र दिवस पे हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा संविधान इस मुद्दे को एड्रेस कर पा रहा है कि नहीं। हमने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, तो जो प्लान्ड एक डेवलपमेंट होता था, जो विकास होता था, वो खत्म हो गया। अब ये जो सो कॉल्ड थिंक टैंक बनाया है, इस थिंक टैंक का मुझे तो कोई कंट्रीब्यूशन कहीं दिखाई नहीं देता, सिवाय कुछ सनसनीखेज किस्म के ये बयान जारी कर देता है और अखबारों में कुछ दिन सुर्खियों में रह के खत्म हो जाती। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें बैठ करके आज जो हमारा रिपब्लिक डे है, जो गणतंत्र दिवस है, इस पर सोचना चाहिए। माथुर साहब, आपने एक सवाल बड़ा अहम उठाया था और वो सवाल था फेडरल सिस्टम का। मैं आपके पास उसी सवाल के साथ आता हूं कि जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में खींचतान है और जिस तरह की इक्वेशंस बिठाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या हमारा फेडरल सिस्टम मजबूत रह पाएगा? माथुर साहब। सेठ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले उनसे पूछिए, क्या वो कुछ शायद कुछ बात कर रहे थे। उनकी टिप्पणी सब लास्ट में ले लेंगे, उनकी टिप्पणी। राय साहब के साथ जी जोड़ना वो चाहता था शायद एक राय साहब आर्थिक भी उस पर बात कमेंट को। करते हैं। हाँ जी जी बताइए, सेठ साहब बताइए। हाँ, आपने अभी बात की कि बाजार की बात, तो बाजार इतना सर्वोपरि हो गया है कि जो आदमी है वो कोने में लग गया। और इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं बाजार का, ये नतीजा निकला है कि काला सोमवार मनाया हमारी शेयर मार्केट्स ने अभी परसों। और आपको पता है कि 2 आर्थिक बूस्टर लगाने के बाद भी निवेश का रिटर्न देख लीजिए क्या आ रहा है। और आम आदमी, जिसकी बात अभी ये गजाली साहब कर रहे थे, रोजगार की बात, कहाँ है रोजगार? कहाँ रोजगार है? पे कमीशन तो अभी हमारे लागू, इन्होंने अभी 6वां और 7वां पे कमीशन लागू हुआ और उसके बाद हड़तालें ही हड़तालें चल रही हैं जनाब। और जहां आपको रोजगार देना चाहिए निजी क्षेत्र में, और ये रेहड़ी वाले, ये अनियोजित लोग, ये कहाँ जाएंगे? तो मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं, क्योंकि मैं माथुर साहब की बात ज्यादा सुनना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं फेडरल के बारे में। जी माथुर साहब। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी सेठ साहब ने और राय साहब ने दोनों ने असमानता की बात कही। असमानता बढ़ी रही है, सब इसमें कुछ शक ही नहीं है। और शायद आपको पता हो कि पिछला जो बजट आया था पिछले साल का, उसमें जो इकोनॉमिक वो होता है सर्वे का पेपर था, उसमें उन्होंने कहा था कि साहब ऐसा है कि जो डेवलपमेंट है इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दें। दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। वो बात है। मेरा ये मानना है कि जो भी आर्थिक असमानता या ये सब है, इसकी बेसिक बुनियाद जो है वो हमारे पॉलिटिकल उससे आ रही है, थॉट्स। आप ये समझ लीजिए कि चाहे हिंदुत्व हो, चाहे तालिबानिज्म हो, है, या चाहे फासिज्म हो, सब जो है एक छोटे निहित स्वार्थ के वर्ग को मदद करने के लिए होते हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं। उनका ये नहीं कि जैसे इन्होंने हिंदुत्व कह दिया तो सब हिंदुओं के लिए बड़ा इनका प्रेम जाग गया, या तालिबान ने इस्लाम खतरे में कह दिया तो सारे मुसलमानों के लिए प्रेम जाग गया। ये एक लिमिटेड वेस्टेड इंटरेस्ट को, यार ये क्या हो रहा है, इसमें बुलाओ, जी जल्दी से बुलाओ यार। तो इसका, अरे सुनो, तार लो उसका चार्जर, जो है जी माथुर साहब, ग्रुप वो अपनी बात बनाते जारी हैं। रखिए। हाँ, तो मैं ये जी कह रहा जी था अपनी आपसे बात कि जारी जैसे रखिए। हमारी ये है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो वैसे इंटरेस्ट वो करते हैं, अब जो हिंदुत्व की जो बात करते हैं उनसे पूछिए कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप क्या गरीब हिंदू के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब, या सिर्फ आप एक सर्टेन क्लास ऑफ हिंदूज जो कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट सर्व के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ वो ये है कि आपको इकोनॉमिक असमानता दूर करने से पहले आपको पॉलिटिकल कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये पहले भी हुआ था, नेहरू जी ने पहले आपको समाज को दाना दिया, सब उसके बाद एक अर्थव्यवस्था आई गई।
तो एक बात तो आपको हमें ये मानना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म हो, सब हो, तो हमको पहले इसका जो पॉलिटिकल करेक्टर है, अपने जो पॉलिटिक्स का जो करेक्टर है उसको ठीक करना पड़ेगा। वो आप इस पे नहीं चाह सकते, नेशनलिज्म और इमोशनलिज्म और कम्युनलिज्म पे नहीं चला सकते आप। ये सारी बात है। तो मैं समझता हूँ ये सब बड़ी बात है, और इसीलिए जरूर आवश्यक है, जो जहां से बात सब लोगों ने शुरू करी, कि हमको फेडरलिज्म को बड़ा जोर देना है, उसको ठीक करना है, मतलब है। हाँ, तो फेडरल जो करेक्टर है हमारा देश का, उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, कि जब तक आप फेडरल करेक्टर पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप जो है कम्युनलिज्म जो है आपके लिए एक वो रहेगा इशू। और अगर कम्युनलिज्म आपके लिए अगर इशू है, तो आप जो है क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस कर ही नहीं सकते इसका। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चाहे वो कास्ट की का जी, वेस्टेड जो इंटरेस्ट आएगा, जो रिलीजन का आएगा, एक ग्रुप का आएगा, जो सब आएगा। स्टेट्स तो का, इसके लिए जी फेडरलिज्म जरूरी है। जी, मैं ये मालूम करना चाहता था कि जो केंद्र हाँ और स्टेट्स हैं उनके हाँ बीच में जो खिंचाव है, तनाव है, और हाँ। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावनाएं हैं, उससे क्या फेडरल जो सिस्टम हमारा है ये बचा रहेगा? जैसे अभी लेटेस्ट नहीं नहीं मिसाल ये है, नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं बंगाल की नहीं झांसी को नहीं हमारी जो परेड है उसे हटा दिया गया। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, देखिए देखिए कभी किसी को निकाल देंगे, कभी किसी को हटा देंगे, इससे कैसे फेडरल सिस्टम बाकी रहेगा? माथुर साहब। ऐसा है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब देखिए देखिए, इसको भी सीधी बात समझिए। जो स्टेट और सेंटर का झगड़ा जो है, वो बेसिकली ये है कि स्टेट्स फेडरलिज्म को असर्ट करना चाहती है, उनका राइट एज फेडरलिस्ट वो करना चाहती है, और सेंटर्स को जाना नहीं चाहता। इस अगर अगर ये ना हो तो कोई झगड़े की बात ही नहीं है। स्टेट्स जो, जैसे मामले आपका बिहार वाले कह रहे हैं कि साहब उसका दर्जा दीजिए, क्या करना चाहिए, बैकवर्ड उसका उनके रीजन है, सब कुछ करिए। तो सवाल ये कि जब तक आपका फेडरलिज्म में फेथ नहीं होगा, तब तक आपका स्टेट से झगड़ा होता ही रहेगा, पूरे पूरे झगड़ा चलता ही रहेगा, मतलब। तो आपका जो पॉइंट है कि सेंटर और स्टेट्स में झगड़ा हो रहा है, सब हो रहा है, या एक दूसरे को रन डाउन करने की बात है, इसीलिए हो रहा है कि हम लोग एक फेडरल पॉलिटी में बिलीव ही नहीं है हमारा। तो जब तक आप फेडरल पॉलिटी बिलीव करेंगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, मतलब। अमेरिका में 48 या 49 स्टेट्स है अमेरिका में। आपने सुना कि अमेरिका में आज तो सेंटर और स्टेट में झगड़ा होता हो? हमने तो नहीं सुना, मतलब जितना मैं अमेरिका के बारे में जानता हूँ। शायद सेठ साहब वगैरह उनको ज्यादा अंदाज हो, मतलब कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि उनके राइट्स डिफाइंड है, मतलब। यहाँ आप उनके राइट्स को इन्क्रोच करना चाहते हैं। ये इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो सबसे बड़ा हमारा जो कोर पॉइंट है, वो ये है कि डू वी बिलीव इन फेडरल एथॉस और नॉट। अगर हम उसमें बिलीव करते हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब। लेकिन जो पूरा पूरा जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो पूरा अटैक हो रहा है, वो फेडरलिज्म को धीरे 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 कम करने को हो रहा है, मतलब। स्टेट्स को आप चाहते हैं कि वो आए आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहे, मतलब। तो सवाल ये कि स्टेट्स क्यों आएंगी, क्या जी करेंगी, तो बात झगड़ा होगा, मतलब। बंगाल में आपको देखा ही जी झगड़ा हुआ, मतलब। पूरा बंगाल का जी इलेक्शन जो है, अगर आप देखें, अगर तो पूरा जो है क्या करना चाहिए, फेडरलिज्म और यूनिटी एक एक मोनोपोलिस्ट ट्रेंड ऑफ उस पर किया गया है, मतलब। वरना आप बताइए कि कोई दुख है कि एक स्टेट के इलेक्शन में जो अनप्रेसिडेंटेड बात हुई, कि प्राइम मिनिस्टर 18 बार जा रहा है एक स्टेट असेंबली में कंपेयरिंग करने के लिए। आपने देखा ये कितनी अनयूजुअल बात है। मैं नहीं समझता 50 साल उससे ज्यादा के मेरे जर्नलिज्म में कि कभी भी ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो है शायद 3 4 5 बार से ज्यादा गए हो कभी स्टेट से अपना इलेक्शन लड़े। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक बार गया, अपनी पार्टी को उन्होंने एनकरेज कर दिया, 2 3 बार में चले आए सब। 18 बार प्राइम मिनिस्टर और बंगाल देश की सबसे बड़ी स्टेट नहीं है, आप समझ लीजिए। ऊपर से आप देखें नंबर 6 स्टेट है बंगाल देश। तो क्यों आप जाना चाहते हैं? बिकॉज आप जो भी एक वो सही और गलत, ममता बनर्जी जो अपने इंडिपेंडेंस असर्ट कर रही है, उसको आप जो है दबाना चाहते हैं, इस तरह से आप देखिए। तो आपके प्रश्न का यही जवाब है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन जो तभी ठीक होंगे व्हेन वी गेट बैक टू द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। सेठ साहब, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज गणतंत्र दिवस है, और इस दिन को हम किस तरह से लोकतंत्र के लिए या जनतंत्र के लिए प्रभावी बना सकते हैं? मेरी आपसे आखिरी टिप्पणी। मेरी आखिरी टिप्पणी में सबसे पहले प्रणाम इन दोनों मेरे भागीदारों को, जिन्होंने सही ढंग से बात को उठाया, और मैं उसी बात को आगे जमीनी स्तर पे बात करनी चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि गणतंत्र और लोकतंत्र को हमें अगर पूरे तरीके से जिंदा रखना है,
तो वो जो फेडरल सिस्टम जिसकी पैरवी माथुर साहब ने की है, वो फेडरल सिस्टम कॉमन मैन तक भी जाना चाहिए। आप अभी आपने रिवाइज कर दिया कि 90 लाख यानी 1 करोड़ तक आप पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ सकते हो और 40 लाख तक आप लड़ सकते हो विधानसभा की इलेक्शन। तो मेरे जैसे फाका मस्त लोग जो यहाँ बिखरे पड़े हैं वो कैसे आएंगे, कैसे असर्ट करेंगे? दूसरी बात, इन्होंने जो बिल के किया और विभूति नारायण राय जी ने भी की कि योजना आयोग, योजनाबद्ध आर्थिक विकास नीति आयोग। अरे योजना आयोग को इसलिए सफेद हाथी कह के आपने नकार दिया क्योंकि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं कर सके। 10% 90%, 10% 90% ये आंकड़े माने हुए हैं। 10% में गरीब जी रहा है और 90% में अमीर जी रहा है, और वो भी 10% लोग। ये कब खत्म होगा? जिस दिन ये खत्म होगा फेडरल सिस्टम जिंदा होगा, और फेडरल सिस्टम को जिंदा करेंगे युवक, ये पॉलिटिकल लोग नहीं। आप तनातनी की बात करते हैं। आपने कहा ठीक है, सुभाष बोस जी को कौन प्रणाम नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पंडित नेहरू जी को हम प्रणाम ना करें, ये भी बड़ी साफ बात है। और विभूति नारायण राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मूल आपके संस्थान बने थे लोकतंत्र के, वो पंडित नेहरू जी की देन थे, लेकिन कहीं भी पंडित सरदार पटेल का विरोध उनके साथ नहीं रहा। ये इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते रहे। आप उनकी चाहे जितनी बड़ी मूर्ति स्टैब्लिश कर ले और दूसरे की जयंतियों को भी आप, और या उनके जो बाल दिवस है उनको, उनके साथ भी चाहे जो कुछ करें, मैं उन बातों में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक बात तो आप खुद भी कह रहे हैं मेरे भाई कि ये जो धर्म का संसद, अभी नायर साहब ने भी कहा, ये क्या है? आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद की जो परिभाषा आ जाइए जरा उसको पढ़िए तो सही कि कौन लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो फेडरल सिस्टम के आड़ में अथॉरिटेरियन सिस्टम बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कि योजना आयोग जैसी चीजों को उड़ाकर प्लानिंग को डिस्पेंस कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे? ये कौन लोग हैं जो कि पॉलिटिकल जितने भी आपके सो कॉल्ड नेता लोग हैं उनकी हर हेरा फेरी को इनका गोदी मीडिया जो है वो अपने आप उसको आगे प्रसारित करके आप प्रशस्ति कायम करते हैं? आम आदमी, युवा पीढ़ी वापस लाओ। और वो समिति है फेडरलिज्म का अर्थ, वो समिति है कॉन्स्टिट्यूशन। अरे उनको रोजी रोटी तो दो, उनको काम तो दो, उनको उनकी शिक्षा का अर्थ तो दो। और नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, मान्यताएं खत्म हो रही हैं। अगर नैतिक मूल्य और मान्यताएं खत्म होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के में कैसे जिंदा रहेगा? फेडरल सिस्टम कैसे जिंदा रहेगा? फेडरल सिस्टम आपका आधार है, सेकुलरिज्म आपका आधार है, हर धर्म का सम्मान हमारा आधार है। ये नहीं कि जब वोटें लेनी है तो आप इसलिए नेता लोग जो हैं वो हर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में चले जाएं और उसके बाद फिर नफरत की राजनीति करें। ये जो कथनी और करनी का अंतर है ये खत्म होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपने आखिरी टिप्पणी कही, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम सौभाग्यवान हैं कि हमें ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मिला। हम सौभाग्यवान हैं कि जिसने अभी भी प्रतिबद्धता दिखाई कि कोरोना के मौत के साए में भी हम इस साल 7 राज्यों में करेंगे इलेक्शन। अब नहीं रैलियां हो रही, नहीं भाषण हो रहे, और डिजिटल जो हो रहा है डिजिटल सब तक पहुंच नहीं रहा। लेकिन अगर हम वोटर समझदार वोटर हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रतिबंध होके सही आदमी को आगे लाएंगे। ये जो अमीरों के, राजनीतिज्ञों के, ये जो प्रपंचियों के दुमछल्ले हैं, इनको परे करो, क्योंकि सेकुलरिज्म ने ऐसा सपना नहीं देखा था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना सपना नहीं देखा था। फेडरल सिस्टम में से आम आदमी को वृत्त से बाहर कर दिया। ये कैसा फेडरल सिस्टम है? और इस आम आदमी को वापस लाओ, इसको अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों में भागने के लिए मजबूर ना करो, क्योंकि डॉलर और पाउंड के साथ रुपया मैच नहीं कर रहा। इकोनॉमिक्स है, घंटों बोलूंगा, लेकिन माफ कीजिए, मैं चाहता यही हूं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इतने 2 बड़े बड़े मेरे से वरिष्ठ लोगों ने, क्योंकि उम्र में नजर ही आ रहे हैं, और इन लोगों ने पूरी तरह से पैरवी की है उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो होना चाहिए और जो है नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो टूट रहा है उसको सेफगार्ड करना है, युवकों ने करना है, पत्रकारों ने करना है, पर प्रपंची लोगों ने नहीं करना। बस मुझे यही कहना है गजाली भाई। थैंक यू। राय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और वही सवाल मेरा आपसे भी है जो सेठ साहब से था
कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम जनतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए किस तरह इसको अवसर के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कुछ एसेंशियल चीजें हैं भारतीय संविधान में और उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम संशोधित करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब उनको यहाँ डिफाइन करने का, एलाबोरेट करने का वक्त नहीं है। उनको हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा माथुर साहब ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस दी कि हमको अपना फेडरल कैरेक्टर बचा के रखना चाहिए, तो मैं भी उससे सहमत हूँ कि हमें फेडरल कैरेक्टर, आप देखिए 70-75 साल बाद अब उस तरह की यूनिटी के लिए कोई खतरा नहीं रह गया। जब आज़ादी के बाद तो समझ में आता था कि सेंटर थोड़ा पावरफुल नहीं रहेगा तो हम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, हो भी सकते थे, लेकिन अब तो लगभग सब चीज़ें स्थिर हो गई है। तो अब एक प्राउड डेमोक्रेसी की तरह, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह हमें इसका फेडरल कैरेक्टर को भी बचाए रखना चाहिए। और वो तमाम चीज़ें जिनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था, जो एसेंशियल्स हैं, जो बेसिक कैरेक्टर है हमारे संविधान का, उन सबको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जी माथुर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जनतंत्र को प्रभावी बनाने का अवसर है क्या आज का गणतंत्र दिवस? कि जनतंत्र या गणतंत्र का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे देश में एक आम आदमी जो है वो अपना खुद राजा है। इसका मतलब ये है कि एवरीबडी है इज एन इक्वल पार्टनर इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कोई किसी पे वोट करना है, इसको हम लोग समझ लें अच्छी तरह से। इसीलिए गणतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव में तो हर एक वोटर जो है वो देश का शासक है, उसको राज जो है अपना करने का है। हर एक का इक्वल पार्ट है, इक्वल पावर है देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। इसलिए अगर आपको गणतंत्र को प्रभावी करना है तो आपको जो आम आदमी है उसको आपको जो है क्या करना चाहिए, एम्पावर करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई बड़े लंबे चौड़े की बात नहीं, इसके लिए सिर्फ एक लाइन में मैं बात आपको करता हूँ। महात्मा गांधी का वो मंत्र है कि जब भी आप कुछ करें तो आप क्या ये देखें, आपको उन्होंने कहा है कि आप वो सिर्फ अपने हाथ में रख के देखें कि क्या आपके मेजर से देश के का जो अंतिम आदमी है उसको फायदा हो रहा है नहीं। महात्मा गांधी बहुत पहले कह गए हैं, मतलब उन्होंने पूरा हमको एक इसको समझिए देश को और समाज को चलाने का मूल मंत्र दे दिया है उन्होंने। उसको आप आम आदमी को, जो अंतिम आदमी है, देखें कि क्या क्या जो आप काम कर रहे हैं उसके फायदे का है नहीं है। आज ये सरकार जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ इसमें अगर 100 काम कर रही है तो उसमें 50 काम का आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं है। आपने एक हाईवे बनवा दी, बड़ा खुश हुए कि आपने विकास कर दिया। आपने एयरपोर्ट बनवा दिया कि विकास कर दिया। अब वो आम आदमी जो है बेचारा अंतिम आदमी, वो तो हाईवे पे चढ़ेगा ही नहीं क्योंकि उस पे जाने के लिए कार चाहिए, उसके पास जो है क्या करे साइकिल भी नहीं है, उसको तो कोई फायदा हो नहीं रहा आपके विकास के मॉडल से। हवाई जहाज में वो कैसे बैठेगा, मतलब बहुत से बहुत ये हो सकता है कि उसको एयरपोर्ट पे झाड़ू लगाने की नौकरी मिल जाए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो इकोनॉमिक मॉडल है डेवलपमेंट का, ये बिल्कुल आपको बदलना पड़ेगा। या आपका टॉप अभी मॉडल चल ही नहीं सकता, आपको जो बॉटम से अप्रोच लाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से, क्योंकि सेठ साहब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, इसलिए मैं कहता हूँ। तो जब तक आप बॉटम से अप्रोच नहीं लाएंगे तब तक आप आम आदमी को एम्पावर नहीं करेंगे, और जब तक आप आम आदमी को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक आप गणतंत्र एम्पावर नहीं। इसके लिए सीधा सीधा ये है कि हम लोग जो है, जो बेवकूफ लोग गाली दे रहे हैं गांधी को, ये सब इनको चुप कराए, मतलब बेवकूफ है, इन्हें कुछ नहीं आता मतलब। और हमको वो गांधी का तिलस्म को याद करना चाहिए कि हमारी जो भी प्लानिंग हो दैट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, तभी आपका गणतंत्र होगा। गणतंत्र राष्ट्रवाद के नारे देने से या फौज के लिए राफेल खरीदने से नहीं होगा, मतलब ना बड़ी बड़ी बातें करने से होगा, ये सब करने से ना आपको क्या करना चाहिए, दिन रात भारत माता की जय वंदे मातरम करने से होगा। वो तभी होगा जबकि आप अंतिम आदमी के एम्पावरमेंट के लिए काम करें। ये इसको हमें समझना चाहिए, इस रूलिंग पार्टी को भी समझना चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू स्ट्रेंथन आपका जो है रिपब्लिक। और गणतंत्र को, जो आपका प्रश्न है, गणतंत्र को शक्ति देने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यही फॉर्मूला है। जी सेठ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक सेंटेंस में आखिर में जरूर अवश्य कहना चाहूंगा माथुर साहब जी से और राय साहब से प्रभावित, प्रेरित होकर, प्रेरित शब्द यूज कर रहा हूँ। अंत्योदय बिल्कुल ठीक है, अंत्योदय की तो इन्होंने योजना भी बनाई थी कि कतार के आखिरी आदमी को, और यहाँ हाल क्या है कि कतार
हम वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े। अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोल देता हूँ, तो हालत ये है उस कतार को वहां से छीन के लाओ और ला के अंत्योदय को असली अंत्योदय बनाओ। ये नारे, ये घोषणाएं, ये नाटकीय भंगिमाएं, ये सब बातें जब तक आप छोड़ना नहीं सीखोगे, अरे फेडरल कैरेक्टर तो आप खुद ध्वस्त कर रहे हो। और यही बात मुझे कहनी थी। बहुत आपने बुलवाया आज गजाली भाई। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।